हाँ जी, hello students. Chapter inflation of the subject sectoral aspects of Indian economy. Right, part 1 has been uploaded. I hope कि part 1 सब बच्चों ने देख लिया होगा. Now part 2 of the chapter. Right, इसमें हम बात करेंगे effects of inflation की और inflation कैसे कंट्रोल हो सकता है. उस पार्ट में हमने बात कर ली थी कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन सी चीज़ों से इन्फ्लेशन हो सकता है. राइट, नाउ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एन इकोनॉमी. क्लास हमें पता है दैट एवरीथिंग हैज़ टू रेपरकशंस, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. राइट, सो इन्फ्लेशन का चाहे पॉजिटिव इफेक्ट कम है पर होता ज़रूर है थोड़ा बहुत, बट ये है कि नेगेटिव इफेक्ट इसका ज़्यादा है. अगर हम ब्रॉडली देखें तो ब्रॉडली देर आर टू इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन. फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. पहला इफेक्ट सीधा प्रोड्यूसर्स को पड़ता है, प्रोडक्शन फैक्टर्स के ऊपर होता है. दूसरा इफेक्ट सीधा के सीधा डिस्ट्रीब्यूशन या हम कह लें डिस्पोजेबल इनकम पर होता है जो कंज्यूमर्स को इफेक्ट करती है. सो टॉकिंग फॉर फर्स्ट पार्ट, टॉकिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट दैट इज इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन. राइट, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव कम है बट हम बात ज़रूर करेंगे इसके बारे में. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन क्लास, प्रोडक्शन का मतलब क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, इनपुट्स लेना, प्रोसेसेस लगाना और फिर उसका आउटपुट क्रिएट करना एंड देन टू सेल इट इन दी इकोनॉमी, या हम उस कंट्री में या ओवरसीज सेल करते हैं. राइट, सो अगर हम देखें पॉजिटिव इफेक्ट, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इंक्रीज. क्लास अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं माइन्यूटली प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था किसी भी प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ था और वो बिजनेसमैन अपना 20% का रेशो निकाल कर चलता था, 20% प्रॉफिट वो अलग से लेता था. सो उसका जो MRP बनता था दैट वाज ₹120. अब इन्फ्लेशन आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स या तो लैंड के ऊपर रेंट, या आप कह लो लेबर की वेजेस, या आप कह लो कैपिटल की जो रिटर्न्स होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, वो ज़्यादा हो गया है. राइट, सो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है. ये प्रॉपरली डिस्कस्ड है आपकी पिछली वीडियो में, जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का पार्ट बन दिया. तो अगर हम 200 रुपया लग रहा है उस प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर हम 200 का 20% करें इट कम्स आउट टू 40 रुपीज़. राइट, सो जो चीज़ एक साल पहले 120 की बिक रही थी वो अब 240 में बिकने लग गई. 20 रुपये से सेम परसेंटेज 20% प्रॉफिट पर उसका जो प्रॉफिट है वो 40 रुपीज़ हो गया. राइट, सो इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेसेस लार्ज. राइट, देन इज सप्लाई इंक्रीजेस. अब क्लास हम किसी भी अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब भी बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हर साल राइज हो ही जा रहा है, एक साल 120 रुपये पे वो चीज़ बिक रही है, अगले साल 240 पर, अगले साल 360 पर, 480 पर, ऐसे करते करते प्राइस इंक्रीज हो रहा है. सो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे, स्मार्ट बिजनेसमैन होंगे, वो कहेंगे कि यस अगर प्राइस बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी है उन चीज़ों में, तभी तो प्राइस बढ़ रहा है. राइट, और डिमांड भी होगी उसकी डिमांड में, तो वो क्या करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करते हैं वो और भी ज़्यादा. राइट, सो मतलब उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए और भी बिजनेस इन्वेस्ट करने लग जाते हैं. राइट, और सप्लाई चेन जो है हमारी इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाती है. सो ये दोनों थे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन द प्रोडक्शन. राइट, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट की. ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि महंगाई सबके लिए अच्छी नहीं होती. फर्स्ट इज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. अब क्लास होर्डिंग का मतलब क्या है? होर्डिंग मीन्स कि जितना ज़रूरत है डिमांड से ज़्यादा सामान मंगवाना. अगर हम बात करें होलसेलर्स डायरेक्टली प्लांट से, या फिर हम क्या कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट से सामान उठाते हैं और होलसेलर्स आगे किनको बेचते हैं, रिटेलर्स को, जो कि कंज्यूमर्स को देते हैं. बट होलसेलर्स को एक बात समझ में आ गई है कि आज ये चीज़ 120 की है, अगले साल तक या 6 महीने तक इसी चीज़ का प्राइस जो है वो 240 हो जाएगा. राइट, सो जितनी उनके पास डिमांड थी उन्होंने डबल द डिमांड क्या कर लिया, प्लांट से सामान उठा लिया. अब प्रोड्यूसर्स को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका सामान तो बिक रहा है. राइट, बट जो होलसेलर्स है वो सारा का सारा मार्केट में नहीं दे रहे,
वो मार्केट में एक हैलो क्या कराना चाह रहे हैं, वैकेंसी या एक लूप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ये सामान नहीं आ रहा, 6 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने फोर साइटेडनेस से देख लिया कि ये सामान 6 महीने बाद 240 रुपये का बिकेगा। सो उन्होंने सामान होल्ड करने शुरू कर दिया और फिर इसको ये ब्लैक मार्केटिंग में बेचेंगे जब इसकी एक आर्टिफिशियल सी टेंडेंसी या डिमांड। हाँ जी क्लास, सो वी वर टॉकिंग अबाउट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो इन्होंने क्या किया, सारा का सारा प्रोड्यूसर से सामान 120 पर ले लिया, फिर इन्होंने एक थोड़ा सा सप्लाई को डिक्रीज़ किया, पर डिमांड उतनी ही रही, और 6 महीने बाद जब प्राइस राइज होगा तो ये वही चीज़ 240 में बेचेंगे, राइट। सो ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग यूजुअली होलसेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को फोर साइटेडनेस से देखने पर। देन इज रिड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। अब क्लास कभी भी इन्फ्लेशन होता है उसका सीधा सीधा इफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन पर पड़ता है। कैसे? जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है, राइट, तो लोगों के एक्सपेंसेस भी राइज होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब जो चीज़ 100 रुपये में आ रही थी आज वो 120 पर आ रही है, तो लोग अब 120 रुपये एक्सपेंसेस पर लगा रहे हैं। और उसका अगर हम वाइस वर्सा इफेक्ट करें तो लोगों की सेविंग्स डिक्रीज़ हो जाती है, लोग एफडीज कम कराते हैं, या जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करवाने की उनकी क्षमता थी वो कम हो जाती है, और वही जो पैसे सेव किए होते हैं वही प्रोड्यूसर ने लोन लेने होते हैं बैंक से, राइट, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उनको अगर सेविंग्स ही नहीं मिल रही बैंक वालों को तो वो लोन नहीं दे पाते प्रोड्यूसर्स को, और इस तरह से प्रोड्यूसर्स उसको कैपिटल फॉर्म नहीं कर पाते उस पैसे की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज। क्लास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें जब इन्फ्लेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ और लग्जरीज दोनों पर लगता है, इन्फ्लेशन जब भी आती है वो सारी की सारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है, राइट। अब देखो, जो प्रोड्यूसर्स बेसिक नेसेसिटीज़ बना रहे होंगे, राइट, उनका भी प्राइस राइज हो रहा होगा, राइट। जैसे वीट की बात करें, राइस की बात करें, दाल्स की बात करें, सो उनका भी क्या होता है, प्राइस राइज होता है। अब पुअर जो हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं या ऐसे जो भी मार्जिनल लोग हैं वो उसको प्राइस राइज पर नहीं खरीद सकते। सो गवर्नमेंट्स कंट्रोल लगाना शुरू कर देती हैं कि आप प्लीज़ इसको सब्सिडाइज रेट पर ही बेचें, बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। सो वो शिफ्ट कर जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ से प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज़ के ऊपर, कि जो तो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही आए हमारे पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन चीज़ों को लेने के लिए हमारे पास आए ही ना, और ना ही गवर्नमेंट इंटरवीन करें कि हमें कितने रेट पर कितनी चीज़ को बेचना चाहिए या नहीं। सो मतलब क्या है, जब भी इन्फ्लेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज बढ़ जाता है और प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, सबका देखना पड़ता है एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। बट अगर हम लग्जरीज की बात करें तो ओनली द रिच हु कुड अफोर्ड दे कुड ओनली कम, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इंकरेजेस स्पेक्यूलेशन। अब क्लास स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, ये जो भी चलता रहता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स में, राइट, कि स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है, शेयर प्राइजेस कैसे चल रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो शेयर प्राइजेस का भी प्राइस जो है वो इंक्रीज पर ही चल रहा होगा, राइट। अब इससे क्या होगा, पीपल बाय एंड सेल मोर ऑफ द स्टॉक्स, राइट। नाउ क्लास, इसका काउंटरवीलिंग इफेक्ट इन्फ्लेशन पर या प्रोडक्शन पर कैसे बढ़ा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में या शेयर्स में ही इन्वेस्ट करने लग गए, बट रियल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वो तो किसी भी तरह से इफेक्ट ही नहीं हो रही, बल्कि वो तो कम हो रही है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में भी उसको कोई हेल्प नहीं हो रही है, राइट। क्योंकि जितना का सारा पैसा था इकोनॉमी का वो तो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को लगाने में ही जा रहा है। रियल प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं हो रही, रियल प्रोडक्शन हैम्पर हो रही है उल्टा, राइट। सो इससे क्या होगा, स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए पैसा ज़्यादा इनकरेज हो जाएगा और रियल प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकती। देन इज डिटीरियोरेटेड क्वालिटी। अब क्लास, कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम लग्जरीज नहीं क्रिएट कर सकते, हम अगर बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ ही बनाएंगे। अब सो प्रोड्यूसर्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो महंगी ही पड़ रही है, क्योंकि हर एक चीज़ महंगी हो गई है।
तो प्रोड्यूसर्स क्या करने लग जाते हैं, कॉस्ट कटिंग करने लग जाते हैं क्वालिटी के ऊपर, वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, या तो क्वांटिटी कम देनी शुरू कर देते हैं या क्वालिटी में बी ग्रेड सी ग्रेड रॉ मटेरियल लगाना शुरू कर देते हैं, जितना लेबर चाहिए उससे कम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिस्क है कि आगे जाके हमारी डिमांड ना कम है हो जाए प्रोडक्ट्स की, या आगे जाके गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स ना इसके कह दे कि सब्सिडाइज रेट्स पर बेचना है। तो वो पहले ही एक थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहे होते हैं और वो क्या कर देते हैं, अपनी क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर देते हैं जब भी इन्फ्लेशन आती है इन द इकोनॉमी। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब क्लास मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स कैसे इफेक्टेड होते हैं इन्फ्लेशन से। अगर हम इसका भी देखें तो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है पर वो कम है। नाउ बेनिफिट टू बिजनेस एंड रिच क्लास पीपल। अब क्लास हमने वहाँ पर देखा था कि वो कह रहे थे कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब प्रॉफिट्स इंक्रीज होती हैं तो बिग रिच क्लास जो होती हैं उनके प्रॉफिट्स, या आप कह लो कि उनकी रिचनेस भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। राइट, उनके पास ज़्यादा पैसा आने लग जाता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। उनको बेनिफिट हो जाता है इन्फ्लेशन से क्योंकि उनकी चीज़ें अब ज़्यादा महंगी बिकने लग जाती हैं, वो चाहे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनके पास मनी की होल्डिंग ज़्यादा होने लग जाती है। देन इज डेटर्स। अब क्लास आप सोचेंगे कि डेटर्स को कैसे इफेक्ट होता है। अब डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अगर हम मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की होती हैं। मतलब कंपनी ने अपना 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बेचा होता है और डेटर्स से बाद में पैसे लेने होते हैं 3 महीने बाद। अब पैसे तो आज की डेट पर ही लेंगे ना वो जिस दिन सेल हुई है। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2020 को सेल हुई है 100 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से। 3 प्रोडक्ट्स लेके गया था हमारा कस्टमर जिसने क्रेडिट सेल किया है, तो वो हमें कितने पैसे देगा, 300 रुपये देगा 3 महीने बाद, क्योंकि हमने उतना ही उसको टाइम पीरियड दिया है। बट 3 महीने बाद क्या हुआ, उस प्रोडक्ट के 1 यूनिट का प्राइस हो गया 200। मतलब अब हमें 3 महीने बाद मतलब कंपनी 3 महीने बाद एक प्रोडक्ट को 200 में बेच रही थी, पर उस डेटर से तो कितने पैसे लेने हैं, 300 ही, 100 पर यूनिट ही। क्योंकि ये कौन से वाला होता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला ही रहेगा। डेटर्स का जो भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 100 रुपये के हिसाब से ही पैसे देगा और हमें 100 रुपये के हिसाब से ही पैसे लेने पड़ेंगे। देन इज फार्मर्स। अब क्लास फार्मर्स क्या कैसे, अगर फार्मर्स ने क्रॉप को सो कर लिया है, ग्रो कर लिया है, राइट, उसके बाद उनको पता लगता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एकदम से प्राइस राइज कर दिया है उस क्रॉप का कि अगले साल ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है। राइट, सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द फार्मर्स एज वेल, अगर उनको मिडल मैन एक्सप्लॉइट ना करें। राइट, सो उनके लिए क्या है, उनके फसल का अच्छा खासा प्राइस उनको मिल जाएगा। देन नेगेटिव इफेक्ट। अब क्लास ये वही काउंटर बिलिंग इफेक्ट है डेटर्स और क्रेडिटर्स का। इसमें क्रेडिटर कौन बन जाएगा, हमारी वो कंपनी जिसको मिलने 600 रुपये चाहिए थे, बट उसको कितने रुपए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये ही मिलेंगे। यस और नो, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमेशा कम रेट पर ही पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी चलता है। जो पुराना चलता आ रहा है, जितने पे आपने चीज़ उस दिन बेची थी उसी दिन के हिसाब से आपको पैसे लेने पड़ेंगे। देन इज वेज एंड सैलरी अर्नर्स, मतलब जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है, जिनकी इनकम राइज नहीं करती या साल में एक बार या साल में 2 बार ही राइज करती है, बाय एनुअली और एनुअली। राइट, कई बार तो सालों साल राइज नहीं करती, तो उनकी फिक्स्ड इनकम, मतलब फिक्स्ड इनकम तो सेम है, इनकम इज फिक्स्ड, पर महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है मतलब उनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, पर उनके पास सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनकी जो सैलरीज हैं या वेजेस हैं या इनकम है दैट इज़ फिक्स्ड। देन इज टू द कंज्यूमर्स। अब क्लास वही बात है, आज आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो वो आपको 100 की मिल रही है, अगले साल वही चीज़ आपको 150 या 200 में मिल रही है। सो कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट है। राइट, और व्हेन आई टॉक अबाउट कंज्यूमर्स तो हम सबकी बात कर रहे हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या मिडिल क्लास ग्रुप है या अपर मिडिल क्लास ग्रुप है या रिच क्लास पीपल हैं। सो राइट, कंज्यूमर्स के लिए सबके लिए क्या हो जाएगा, एक फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट। राइट, प्राइजेज आर फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर, सो उनको पता नहीं लगता कितना सेव करें और कितना अपने एक्सपेंसेस के लिए रखें। देन इसी पॉइंट का काउंटर बिलिंग इफेक्ट बनेगा स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब क्लास स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात है एक्सक्लूडिंग रिच क्लास, मतलब कि ये जो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, लाइक ऐसे जो लोग हैं जो सैलरीज फिक्स सैलरीज करते हैं या स्मॉल बिजनेसेस करते हैं। राइट, तो उनका क्या होता है, एक सेविंग का फिक्स प्रपोर्शन होता है कि हम इतना सेव करेंगे और इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। बट
जब इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उनका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है, और वो जितना थोड़ा बहुत सेव कर कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते थे इकोनॉमी में, अब वो उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है इकोनॉमी। तो उनकी जो सेविंग्स हैं वो ना तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स बनेंगी और ना ही इकोनॉमी के लिए क्या बनेगा, एक प्रॉपर कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी इफेक्ट करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नाउ क्लास, ये तो हमने देख लिया इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। नाउ वी वुड बी सीइंग मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्लास, ब्रॉडली देयर आर 3 measures. First is monetary policy, then is fiscal policy, then is other measures. If I talk about monetary policy and fiscal policy, आपने +1 +2 में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो RBI निकालता है, और फिजिकल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी साल में बहुत बार भी आ सकती हैं, 3, 4, 5 बार, राइट। क्वार्टरली भी आती है, ये बाय एनुअली भी आती है। फिजिकल पॉलिसी साल में एक बार ही आती है, जिसको हम फिजिकल बजट भी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की इनकम। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने की मेजर्स। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। So class, as I told you just now, monetary policy means it is a policy which helps in adjusting money supply and money demand. ये पॉलिसी कौन देता है, ये RBI देता है, राइट। और इसमें 2 ही चीज़ें कवर होती हैं, एक क्रेडिट क्रिएशन और एक मनी सप्लाई। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी क्रेडिट क्रिएशन, क्लास क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन मीन्स क्रिएटिंग क्रेडिट, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट को क्रिएट करना, राइट। अब मतलब क्या है इसका? बैंक, हम एग्जांपल लेते हैं कि लोन देता था सिर्फ एक ही पर्सन को 10 लाख का, राइट। बट अब जो लोन के दाम हैं वो सस्ते हो गए हैं। अब 2 लोग 10 लाख के लोन लेने लग जाएंगे, राइट। मतलब लोगों के पास, ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो 2 लोगों के पास 10-10 लाख के लोन आ गए हैं, तो 20 लाख हो गया इकोनॉमी में। अब लोन आ गया मतलब पैसा आ गया लोगों के पास, राइट। पैसा आ गया तो वो घर पर तो रखेंगे नहीं, वो अपना क्या करेंगे? इट हैज़ बूस्टेड द क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। अब लोग वो पैसा घर पर तो रखेंगे नहीं, उसको खर्च ही करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ में करें, लग्जरीज में करें, प्रॉपर्टीज़ में करें, किसी भी चीज़ में करें। डिमांड इंक्रीज़ हो गई। अब डिमांड जब इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, सो इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो मतलब क्या है, जब RBI को ऐसा लगता है कि ऐसी एक्सेसिवली डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है इकोनॉमी में, तो वो क्रेडिट क्रिएशन को रोकने की बात करते हैं। मतलब कि वो लोन्स को महंगा कर देते हैं, राइट। कभी कभार हमारे को फ़ोन आते हैं, जी लोन ले लो, बैंक से फ़ोन आ रहे होते हैं। मतलब तब मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है, जब उन्होंने क्रेडिट क्रिएशन को ज़्यादा करना होता है। बट अगर इसके काउंटर देखें, अगर बैंक्स को या RBI को अपने लोन क्रिएटिंग की जो पावर है वो कम करनी है, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है इन द कमिंग ऑफ 2 to 3 months, सो हमेशा वो क्या करते हैं, लोन्स को महंगा कर देते हैं, राइट, ताकि क्रेडिट क्रिएशन स्टॉप हो जाए, एक्सेसिव डिमांड कम हो जाए, राइट। देन इज नेक्स्ट पॉइंट इज मनी सप्लाई। अब क्लास, मनी सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल मनी इन द सर्कुलेशन, राइट। जो भी हमारे RBI ने, जो भी हमारे गवर्नमेंट ने टोटल मनी इन द सर्कुलेशन रखी है, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई, राइट। अब अगर हम मनी सप्लाई का थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में देखें, इट इज़ करेंसी विद द पब्लिक प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स क्लास, जो भी हम बैंक में सेविंग्स या करंट अकाउंट्स खोलते हैं वो। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये बैंक्स की बात होगी कि बैंक्स जो RBI के पास डिपॉजिट्स रखते हैं, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट्स क्लास मतलब FDs, राइट। ये टोटल क्या बनता है? मनी सप्लाई, राइट। इसमें FDs भी आ जाते हैं, बाकी और इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। जब ये सारा कुछ मनी सप्लाई बनता है, अब कितना मनी सर्कुलेशन में रहेगा ये डिपेंड करता है कि RBI कितने नोट्स प्रिंट करता है, राइट। और RBI कितने नोट्स प्रिंट कर सकता है वो बेस्ड होता है रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज या गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर, राइट। अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक लेमन मैन से सोचें कि RBI ज़्यादा नोट प्रिंट करने शुरू कर दे, तो इसके ऊपर मेरे पास एक केस स्टडी है, जो केस स्टडी है जी जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन 2000। अब क्लास, आज 2020 चल रहा है और जिम्बाब्वे आज तक अपनी ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाया।
इसका मतलब क्या है? पहली बात, जिम्बाब्वे इज़ अ कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर्स को टच करती है, और इस कंट्री में क्या आई थी? हाइपर इन्फ्लेशन आ चुकी थी, राइट? हाँ जी क्लास, वी वर डिस्कसिंग अबाउट जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन केस स्टडी 2000. सो क्लास, आई वाज टेलिंग यू कि टुडे इज 2020, आफ्टर 2 डिकेड्स ऑल्सो जिम्बाब्वे की जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड नहीं है. अब हुआ क्या था कि इनके जो इकोनॉमिस्ट थे या जो भी इनकी गवर्नमेंट थी, उनकी ऐसी पॉलिसीज आई इकोनॉमिक्स जो भी थे कि इनकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया. सो क्लास, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा हो वीडियो का, तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं हो पाया, अनकंट्रोलेबल चीज़ें हो रही थी, जब वो पॉलिसी मेजर्स लगा भी रहे थे तब भी उनकी जो इन्फ्लेशन थी वो इतनी इन्फ्लेट हो गई कि गवर्नमेंट हेल्पलेस हो गई, राइट? सो इनके कौन सी करेंसी चलती थी? इनके जिम्बाब्वे डॉलर्स चलते थे. एंड गवर्नमेंट को करते 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 90% पर चलेगी इनकी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन, और गवर्नमेंट को मजबूरी में कितने का नोट बनाना पड़ा? हाईएस्ट डिनोमिनेशन का 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास हाईएस्ट डिनोमिनेशन इज ₹2000. इफ़ यू टॉक अबाउट यूएसए तो उनके पास हाईएस्ट डिनोमिनेशन इज $100. अब आप देखो, एक नोट उन्होंने बनाया जो 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स का था, राइट? मतलब कि जब अगले दिन लोग सुबह ब्रेड खरीदने गए तो उनको सूटकेस भरकर इन 100 ट्रिलियंस के पैसों लेके जाने पड़े. क्यों? बिकॉज हर कोई ये बोल रहा था कि मेरे पास भी 100 ट्रिलियन है, दूसरा बंदा भी ये बोल रहा था मेरे पास भी 100 ट्रिलियन है, बट द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, राइट? रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ब्रेड उतनी ही है मार्केट में, अब किसको दी जाए? कैसे डिफ्रेंशिएट होगा ये, राइट? सो उसके ऊपर क्या आ गया था? इस इकोनॉमी में 90% इन्फ्लेशन, और इनके ये जो डॉलर्स थे ये सिर्फ पेपर बन के रह गए थे, राइट? फिर इन्होंने क्या किया? 2009 में आफ्टर 9 ईयर्स क्या हो गया? बहुत गरीबी आ गई थी इस देश में. जिम्बाब्वे डॉलर को इन्होंने डिच कर दिया, और इन्होंने क्या किया? एक मल्टी करेंसी बास्केट बनाई जिसमें यूएस डॉलर को इन्होंने लिया, ब्रिटिश पाउंड को लिया, राइट? साउथ अफ्रीकन रैंड लिया, जापानीज येन लिया. इन्होंने एक बास्केट ऑफ मल्टी करेंसीज ली कि हमारे से अपनी करेंसी तो चल नहीं रही, हम इनकी करेंसी चलाते हैं, राइट? एंड आज अगर हम देखें 2019 में अक्टूबर में इनकी एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अब डिजिटल जिम्बाब्वे डॉलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं इस कंट्री ने. आज थोड़ी सी कंडीशन इनकी थोड़ी सी सवरी थी, और इसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आरटीजीएस के ऊपर ही ये सब अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं. इन्होंने अपनी डिजिटल इकोनॉमी बनाने की कोशिश की है अब जो इनकी सरकार है, और ये इंट्रोड्यूस करने वाले थे अब अपना न्यू जिम्बाब्वे डॉलर, क्योंकि इन्होंने ये जो कंट्रीज़ की करेंसीज ली हुई थी इनको ओवर पार कर रही थी इनकी इकोनॉमी को, राइट? सो ये 2 डिकेड्स का इकोनॉमिक क्राइसिस था. एंड व्हाट इज़ द आयरनी कि आज कोरोना वायरस आ गया है. सो इकोनॉमी इनकी जब थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी तभी साथ में ये एक क्या आ गया? एक पैराडमिक आ गया जो कि एक बीमारी है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा. सो क्लास, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इकोनॉमिस्ट की एक गलती की वजह से इस कंट्री को 20 ईयर्स सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि इनकी इन्फ्लेशन कितनी हो गई थी? 90%, राइट? एंड इनका देश टोटली ही गरीब हो गया था. इनके जो नोट्स थे वो पेपर बन के रह गए थे. सो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता इकोनॉमी में. गवर्नमेंट या आरबीआई अपने हिसाब से पैसे छाप नहीं सकते. इट विड लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन. सो उसको कंट्रोल ही करना पड़ेगा. कई बार हम कंट्रोलिंग मेजर्स लगाते हैं, आरबीआई कंट्रोलिंग मेजर्स लगाती है जब लोन्स महंगे हो जाते हैं, और कई बार एक्सट्रैक्टिंग मतलब कि जब लोन्स सस्ते हो जाते हैं. सो अगर हम देखें मॉनेटरी पॉलिसी के कितने मेजर्स होते हैं, हम +1 से बढ़ते आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अब हमें जो समझ में नहीं आया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. क्लास, क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो अमाउंट के ऊपर बात करते हैं, कितना अमाउंट जाएगा इन द इकोनॉमी, और क्वालिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो डायरेक्शंस के ऊपर बताते हैं कि कितनी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में पैसा घूमेगा, राइट? इफ़ यू टॉक अबाउट बैंक रेट, तो बैंक रेट कौन सा रेट होता है जिसमें जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो लोन लेते हैं किससे? आरबीआई से, राइट? अगर तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, मतलब डिमांड को रिड्यूस करना है, एक्सेसिव डिमांड को, तो वो लोन्स महंगे कर देगा. सो ऑब्वियसली बात है तो कि आरबीआई भी महंगे पर ही लोन्स देगा. अगर एसबीआई ने आरबीआई से लोन लेने जाना है तो वो 5% पर पहले देता था, अब आरबीआई कह रहा है कि हम आपको 15% पर देंगे. सो उनकी लोन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाए. नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्लास, हमारी इकोनॉमी में अगर कोई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ट्रेड होती है वो है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स क्या है? टोटली गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ हैं जो कि आरबीआई बाई या सेल करता है.
अब क्लास ये 3 तरह की है, 90 डेज, 180 डेज और 365 डेज की। अब इनका मतलब टाइप्स का क्लासिफिकेशन करने का कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स कि इन्फ्लेशन कब तक कर्ब हो जाएगी। अगर तो गवर्नमेंट को लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी कर्ब, तो वो 90 डेज का ट्रेजरी बिल्स ओपन करते हैं। उनको लगता है 6 महीने लग जाएंगे तो वो 180 डेज की, उनको लगता है कि साल लग जाएगा तो 365 डेज की। और ट्रेजरी बिल्स ऐसे बिल्स होते हैं जो कि इशूड एट डिस्काउंट होते हैं और रिडीम्ड एट पार। अगर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो गवर्नमेंट उसको 80 में दे रही होगी, आरबीआई उसको 80 में दे रहा होगा कि जब आप उसको वापस करोगे आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, राइट। सो ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल सी पूलिंग ऑफ मनी है, या आप कह लो एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी है। जब आरबीआई को इकोनॉमी में क्रेडिट एक्सपैंड करना होता है तो वो क्या करती है, हमेशा बेचने लग जाती है, राइट। और जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो हमेशा बाय करने लग जाती है, राइट। नाउ CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है क्लास, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स हैज टू कीप विद आरबीआई। अब ये ऐसे परसेंटेज होता है डिपॉजिट्स का जो कि हर बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ अभी इट इज़ 4%। अब गवर्नमेंट को ये रही है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लग रही है आगे जाके, तो हम इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि ना लोगों के पास फालतू के लोन्स जाएं, ना उनकी डिमांड इंक्रीज हो, तो ये 4 का 14% कर देगी, राइट। सो इससे क्या हो गया, लोन मेकिंग कैपेसिटी कम हो गई बैंक्स के पास। टॉकिंग अबाउट SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मतलब क्या है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो कि बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है फॉर एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। तो अगर तो आज 20% चल रहा है, गवर्नमेंट इज सेइंग मेक इट 40%। सो मतलब क्या हो गया, लोन मेकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी बैंक्स की। टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव मेजर्स में पहला अगर हम देखें, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आता है। व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ लोन वर्सेस द कोलेटरल कैपेसिटी, राइट। अगर मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक्स पहले कह रहे थे अगर आपकी जो कोलेटरल है वो 120 करोड़ तक की भी है तब भी ठीक है, बट अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब इंक्रीज करना है, उन्होंने क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। उन्होंने कहा कि अगर आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, आपको कम से कम 150 करोड़ के कोलेटरल तो हमारे पास रख के ही जानी पड़ेगी। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू हैज़ बिकम लार्ज। देन इज मॉरल सुएशन इज नथिंग क्लास बट आरबीआई चिट्ठियाँ भेजता है, सर्कुलर्स भेजता है सारे बैंक्स को कि आपको हमारे साथ एकजुट होकर काम करना है, नहीं करोगे तो ये होगा। मतलब क्या है, उनको मॉरली उनको बड़े प्यार से समझाता है थ्रू सर्कुलर्स या थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर्स कि आपने आगे क्या करना है और इंडिया की इकॉनमी को कहाँ लेके जाना है। अगर तो बैंक वाले समझ रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर फिर भी कोई कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट्स का ही सोच रहा है तो फिर उनको पेनल्टीज, फाइन्स वगैरह एक्सरसाइज हो जाती हैं। देन इज पब्लिसिटी। क्लास पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी कैसे हेल्प करता है, कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स में जो एक्स गवर्नर्स होते हैं या ये जो चेयरपर्सन्स होते हैं किसी बैंक के रिटायर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, राइट। थोड़े बहुत वो इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, वो थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ स्क्रिप्टेड भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी को हेल्प करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के ऊपर प्ले करने में। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी आई है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है क्रेडिट को इन द इकोनॉमी, सो अगर आप देखोगे कि तब के टाइम के जो इंटरव्यूज में आएंगे वो जो पर्सन्स बैठे होंगे और वो पर्सन्स वही होते हैं जो जिन्होंने उस सेक्टर के में सर्व किया होता है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है उन सेक्टर्स के जो सर्विंग होते हैं, राइट। सो वो भी यही बात बोल रहे होंगे कि यहाँ इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मनी इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट। कि लोगों को पब्लिसिटी के थ्रू ये बताया जाता है कि नहीं, जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक है, आप भी अभी अपना क्रेडिट जो है वो कंट्रोल्ड ही रखें, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट इज द फिस्कल पॉलिसी। ना क्लास व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अगर हम बात करें, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं फिस्कल पॉलिसी की, और ये एक साल में एक ही आती है। इसको हम फिस्कल बजट्स भी कहते हैं कि गवर्नमेंट इस साल कितना खर्चा करेगी और कितना उसको रेवेन्यू अर्न होगा। अगर हम देखें रिवेन्यू अर्निंग की सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर प्रोपोर्शन है गवर्नमेंट का, दैट इज टैक्सेस, एंड अदर वन इज फीस एंड फाइन्स, जो भी हम सरकारी दफ्तर में फीस देते हैं या जो भी हम फाइन पे करते हैं, ये रेवेन्यू ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट के। देन इज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन है, रोड्स है, एजुकेशन पर, ब्रिजेस पर, डैम्स पर। अब क्लास जब भी कभी कॉन्ट्रैक्टिंग पर काम होती है, मतलब कि लोगों से एक्सेस पैसा लेने की बात होती है, तो वो टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट
और जो पब्लिक पर एक्सपेंडिचर करना होता है वो कम कर देती है, ताकि ना लोगों को जॉब्स मिले, ना ही उनकी डिमांड इंक्रीज हो, ना ही इन्फ्लेशन हो। शॉर्ट टर्म के लिए करती है ये गवर्नमेंट, राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपैंड करना है, ज़्यादा करना है इकोनॉमी में क्रेडिट, तो इसका वाइसा वर्सा कर देती है, टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन दे देगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना शुरू कर देगी गवर्नमेंट। देन इज अदर मेजर्स। अब क्लास अदर मेजर्स में क्या है? कंट्रोल ऑफ प्राइसेस। गवर्नमेंट फोर्सफुली प्राइसेस को रिड्यूस करती है, राइट। अपना सर्कुलर निकाल दिया, नोटिस निकाल दिया, कुछ लॉस बियर कर भी गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देन इज वेज फ्रीजिंग। वेज फ्रीजिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि वेजेस इंक्रीज ही नहीं करवा रही गवर्नमेंट, सैलरीज इंक्रीज ही नहीं करवा रही। देन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो कमर्शियल बंदा तो अब सेल नहीं करना चाहेगा। अब गवर्नमेंट खुद उन एसेंशियल कमोडिटीज़ को खरीदती है और फिर पब्लिक पीडीएस सिस्टम के थ्रू सेल करना शुरू कर देती है। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? अभी क्लास मैंने आपको बताया कि जब एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर इन्फ्लेशन आती है और गवर्नमेंट के सब्सिडाइज रेट्स का डर होता है, सो गवर्नमेंट खुद ही क्या करती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ को वो चीज़ें की सप्लाई करवानी शुरू करवा देती हैं। मतलब वो अपनी कंपनीज़ को ही बताना शुरू कर देती है कि आप ये चीज़ अब बनाना शुरू कर दो, ताकि हम इन्फ्लेशन को कर्व कर सकें। इन्फ्लेशन ऐसे कर्व कैसे होगा? क्योंकि अब गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, वो भी वही गुड्स बना रही हैं, एसेंशियल गुड्स। तो एसेंशियल गुड्स बना रही है, मतलब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो वो डिमांड को मैच करना शुरू कर देगी और प्राइसेस अपने आप अपने ओरिजिनल पर आ जाएंगे और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, राइट। सो क्लास दिस वाज द वीडियो ऑफ द लेक्चर पार्ट 2 ऑफ इन्फ्लेशन चैप्टर, राइट। आई होप आई एम क्लियर। मैंने इसमें कोई भी डेटा डिस्कस नहीं किया है, डेटा आपकी बुक्स में है प्रॉपर, प्लस डेटा आपके iCloud पर भी अपलोडेड है। डू रीड दैट, राइट। सूनर आपका नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।